धर्मराज महापात्रा साहब, दो चीजें जल्दी से। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में गए और भी बीजेपी में गए, और ये लोग इतनी गाली देके क्यों जाते हैं? जहां पे आप रहे हैं आप बिल्कुल जा सकते हैं दूसरी जगह, आपका मन नहीं लगा, आपको आगे अपना करियर दूसरी, लेकिन इन लोगों ने खूब गाली दी। आज ज्योतिरादित्य जी की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। और एक चीज मैं थोड़ा और आपसे समझना चाहूंगा, इससे अलग हटके है लेकिन देश के लोगों को भी समझना चाहिए। ये जो अभी काकड़ जिले में 29 माओवादी को हमारी फोर्सेस ने मार गिराया है, उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा, और थोड़ा अगर उसके बारे में थोड़ा बता सके। वो सेंसिटिव इशू है, मैं समझता हूं, इसीलिए मैं उस पर मैंने अलग से चर्चा भी नहीं रखी थी, लेकिन उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? धर्मराज महापात्रा साहब। देखिए आनंद भाई, जहां तक जो आपने ये जो बात कही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, ये तो क्या है कि जब भी कोई ऐसा जाता है ना, तो उनको जो है सबसे पहले अपनी लॉयल्टी पेश करनी है। तो ये जो बात कही जाती है ना, मोर लॉयल देन द किंग, तो अब उनके सामने तो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कल तक जहां थे, अगर उनको गाली नहीं देंगे, उनको गाली देने के लिए ले जाया जा रहा है ना, अगर वो गाली नहीं देंगे तो वो तो जिस मतलब जो भी प्रलोभन देकर जिस भी आधार पर जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अपने सारे सुविधाओं का उपभोग करने के बाद जिस राजनीतिक पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, वहां अपनी हैसियत बताने के लिए, क्योंकि उनको ले जाया इसीलिए जा रहा है कि आप जो है कांग्रेस को गाली दो, तो मोर लॉयल देन द किंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और लेकिन ये बात तय है कि ये मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे देश की जनता के बारे में कुछ भी कहा जाए, मैं समझता हूं भारत की जनता की जो लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता है, परिपक्वता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और यही कारण है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की खुद की हालत देख लीजिए, और जितने उनके साथ गए हुए लोग थे कांग्रेस से जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हुए थे, आज उनकी खुद की, ज्योतिरादित्य के अलावा जो लोग गए थे उनकी क्या हैसियत है। और उनमें से भी कई लोग जो उनको श्रीमंत करके उनकी चरण वंदना से दिन की शुरुआत होती थी और रात का सूरज डूबता था, सूरज डूबने के बाद चांद निकलता था, वो भी जो है श्रीमंत के दायरे से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं दूसरी जगह में, और कुछ लोग कांग्रेस में भी वापस आए। तो ये जो बात है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र और चेहरा में भिन्न होने का दावा करती थी, उसका नकाब तो पहले ही उतर गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी बचा था वो पूरी तौर पर जो है नेकेडली एक्सपोज हो गया कि चाल चरित्र चेहरे के मामले में उसकी हकीकत क्या है। उसकी चाल कॉर्पोरेट्स के लिए है, उसका चरित्र केवल हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति के लिए है, और उसका जो चाल चरित्र और चेहरा में भिन्नता होने का दावा कर रही थी वो पूरी तौर पर एक्सपोज हो गया। और चेहरा ये है कि उसे जो है मतलब आज की जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स को उन्होंने इतना वस्ट बना दिया। जो बात अभी हमारे वरिष्ठ साथी देशपांडे जी बोल रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत को वो विपक्ष मुक्त भारत के रूप में तब्दील करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बना नहीं है, बनेगा भी नहीं। इसलिए कि आज भी जो है कांग्रेस पार्टी का अपना एक जनाधार है, और आज भी जो है देश के अंदर एक बहुसंख्यक हिस्सा ऐसा है, मतदाता ऐसा है जो आप दूसरे माने या ना माने, कांग्रेस को देश के आजादी आंदोलन का एक प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी रूप में स्वीकार करती है। दूसरी बात यह है, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया और कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी में वो तब्दील हो गई। और दूसरा उन्होंने ये तय किया है विपक्ष मुक्त भारत का, लेकिन आज उस विपक्ष मुक्त भारत में विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोगों को ही पालनहार के रूप में गले लगाने के लिए वो मजबूर हो गए। जिन भी लोगों के नाम अभी वो लिए जा रहे थे, अगर उनको आज गले लगाया जा रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा जो है आज उनके सबसे बड़े आइकॉन अगर बन रहे हैं, अमरिंदर सिंह जो आउटडेटेड हो गए उनको वो गले लगाकर जो है अपने को उनको हीरो का हार बताने की अगर कोशिश कर रहे हैं, या एकनाथ शिंदे ले लीजिए, मतलब मैं दोहरा नहीं रहा हूं समय बचाने के लिए, लेकिन विपक्ष के अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना आत्मविश्वास है, दुनिया में उन्होंने जो है देश की अर्थव्यवस्था हो, विश्व गुरु हो, ये तमाम चीजों के मामले में जो भी वो क्लेम करते हैं, उसका अगर हकीकत से कोई भी रिश्ता है, तो फिर विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हुए विपक्ष के अंदर जो आउटडेटेड लोग हैं उनको चमकते हीरे और कोहिनूर बताने के लिए आप जो है आपको अपने साथ लाना क्यों पड़ रहा है। यही इस बात का रेखांकित करता है, उनके अंदर बेचैनी है, उनका खुद का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, और चाल चरित्र चेहरा की बात नहीं, वो जिस चेहरे को प्रोजेक्ट कर रहे थे
अभी हाल ही में मुझे लगता है कि ये देशपांडे जी बताएंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से। अमरावती का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने एक देखा, जो एक उम्मीदवार हैं जो ये बोल रही हैं कि इस बार जो है मोदी लहर कहीं नहीं है, इसलिए कोई अति आत्मविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। और ये उनके खुद के लोग ये चर्चा कर रहे हैं। और जो पूरी उनकी रणनीति है, उस रणनीति में अगर मान लीजिए विपक्ष के आउटडेटेड लोगों को ही अपना हीरो और आइकॉन बना रहे हैं, तो वही इस बात का प्रमाण दिखता है विपक्ष मुक्त भारत की परिकल्पना भी इस देश में संभव नहीं है। अगर ये कांग्रेस के लिए भी करना संभव नहीं था, जब कांग्रेस एकाधिकार थी पूंजीवादी राजनीतिक पार्टी के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कतई संभव नहीं। और विपक्ष के अंदर जो है, जो अभी देशपांडे जी बोल रहे थे, मैं समझता हूं ये पहला चुनाव है। अब तक जितने चुनाव हुए उसमें प्री पोल अलायंस कभी हमने नहीं देखा। यूपीए भी अगर रहा, यूपीए 1 भी अगर बना तो इलेक्शन के बाद बना, यूनाइटेड फ्रंट भी अगर बना तो वो जो है चुनाव के बाद बना। इसी रूप में अगर आप यूपीए 2 में भी देखेंगे तो यूपीए 2 की भी जब गवर्नमेंट बनी तो उस समय भी कोई बड़ा प्री पोल अलायंस नहीं था। लेकिन ये पहला चुनाव भारत की राजनीति में मैं देख रहा हूं, अगर मैं सही हूं तो ये दो धुरी के अंदर जो है ये चुनाव हो रहा है। और ये जो इंडिया का जो ब्लॉक बना है, ये पहला मुझे लगता है हमारे देश के इस डेमोक्रेसी के अंदर एक प्री पोल अलायंस बन रहा है एक, और ये प्री पोल अलायंस के जरिए जो है चुनौती दी जा रही है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी जो भी हमारे साथियों ने कहा है, मुझे लगता है कि उनकी हालत निश्चित रूप से खराब है। और विपक्ष में जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, XYZ, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी ये मालूम है कि वो किस लिए गए हैं। क्योंकि अभी तो जो है केवल जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए जो है वसूली के लिए जो है जिस तरीके के हमारे पहले छुटभैया लोगों के द्वारा जो है हफ्ता वसूली के लिए जो कार्रवाई होती थी, उस तरीके से संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि चुनाव के दरमियान ये भी एक बड़े किस्म का पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन है। या तो जो है सीबीआई ईडी के सामने घुटने टेक, जो जिसका जिक्र भी देशपांडे जी, अशोक चौहान जी का जो उदाहरण दे रहे थे, ये भी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर एक नया फिनोमिना है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही। ये पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन है कि आप जो है टुटपुंजिये की तरह, छुटभैये की तरह जो हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का इस्तेमाल करके लोगों को जो है पॉलिटिकली करप्ट बनाओ और उनको जोड़ कर लाओ। तो जब परिस्थितियां बदलेगी तो जो लोग आज उस खेमे में हैं, कितने लोग आखिर तक रहेंगे, उसमें मुझे संशय है। और उनको भी सबको मालूम है कि शिवसेना का उन्होंने क्या हासिल किया, अकाली दल का उन्होंने क्या हासिल किया, वो जिनके भी साथ गया। अभी आप चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो यूनाइटेड फ्रंट से अलग हुए, उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया उसके कन्वीनर बन गए। लेकिन बाद में चंद्रबाबू नायडू भी टिके नहीं, चंद्रबाबू नायडू को भी निपटाया है उन्होंने। तो इसीलिए ये जो भी लोग आज उनके साथ हैं, और ये जो साइको वार वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 400 पार 400 पार, या ये जो लोग ये कहा करते थे इधर का ईंट उधर का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ये उन्हीं का दिया हुआ नारा। मुझे याद है ये प्रमोद महाजन की वर्डिंग थी, इधर का ईंट उधर का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। आज अपना कुनबा बढ़ाने के लिए वो किस तरीके से सारे लोगों को गले लगा रहे, तो ये साफ तौर पे उनकी बेचैनी को दिखाता है। और इसीलिए मुझे लगता है इस चुनाव के बारे में हमारे सारे साथियों ने जो भी बातें कही है, जो भी लोग गए हैं, वो आखिर में परिस्थितियों के अंदर जब बदलाव होगा, कब कहां तक टिकेंगे उसके बारे में संशय है। और जब ऐसा बदलाव होगा तो सबसे पहले वही लोग जो है बाहर निकल कर इधर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, जहां तक आपने ये कांकेर के घटना की बात कही, देखिए मैं इस मामले में ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस रूप में ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऑलरेडी इसके पहले भी 2 एनकाउंटर्स बस्तर के, छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर 2 पार्ट है, एक है साउथ बस्तर, दूसरा है नॉर्थ। ये कांकेर के अंदर जो घटना हुई है, सरकार ये दावा कर रही है कि 27 लोग मारे गए हैं, वो माओवादी हैं। कुछ लोग मीडिया के जरिए ये जानकारी आई नहीं वो 27 नहीं 29 है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 29 नहीं 31 लोग हैं। और इसके पहले भी बीजेपी के रमन सिंह के राज में जो एनकाउंटर्स हुए थे, उन ताड़मेटला की घटना हुई हो या उसके अलावा जो दूसरी घटनाएं हुई हो, वो मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और बाद में पता चला कि ये फेक एनकाउंटर था।
और सलवा जुड़ुम का जिस रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, ये भारतीय जनता पार्टी की ये टैक्टिक्स है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी मुझे लगता है पिछले बार का जो उनका परिणाम था 9-2, इस पहले चरण के चुनाव में जो है बस्तर के अंदर जहां चुनाव हो रहा है उनकी वो स्थिति नहीं है। इस बार 9-2 की स्थिति, बावजूद इसके कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को पराजित किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बावजूद पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। और नक्सलवाद के मोर्चे पर, माओवाद से निपटने के नाम पर उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, उस पे उनकी जो विफलता रही रमन सिंह के सरकार के राज में, अमित शाह या 10 साल के मोदी सरकार के राज में भी वो जो भी क्लेम करते रहे हो, उनकी जो विफलता रही है इस चुनाव में, चूंकि उनकी स्थिति जो है उस रूप में नहीं है हाल के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद, इसीलिए ये जो एनकाउंटर है इसको एक टूल के रूप में प्रोजेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और आज ही मैंने ये देखा अमित शाह जी का, अभी हाल ही में अमित शाह जी ने जब यहाँ यात्रा की थी उस समय ही उन्होंने ऐलान किया था, और तभी ये संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए थे कि अब बस्तर के अंदर इस किस्म की घटनाएं बढ़ेंगी। और आज जो है मैंने देखा कि वो देश के दूसरे हिस्सों में भी इसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एज सच बहुत जल्दी जो है पूरे देश को जो है माओवाद से मुक्त कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं ये जो एनकाउंटर जिसको ये सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने खुले रूप में ये कहा ये फेक एनकाउंटर है। बस्तर के अंदर हालिया जो एनकाउंटर हुए उस एनकाउंटर के बारे में लोकल इनोसेंट ट्राइब्स ने भी ये कहा कि ये जो है इनका माओवाद से कोई संबंध नहीं था, निरीह निर्दोष आदिवासी है, उनको माओइस्ट के नाम पर जो है मारा जा रहा है। और ये खेल जो है छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक बड़े खेल के रूप में विकसित हो रही है। और इसीलिए मैं समझता हूं वो जो इसका जो भारतीय जनता पार्टी इसका जो प्रभाव या चुनाव के अंदर इसका राजनीतिक लाभ अगर उठाने की कोशिश करेगी, मैं समझता हूं ये उनके लिए बूमेरांग होगा। और बस्तर जो पिछले लोक विधानसभा चुनाव के दरमियान बस्तर के अंदर जो इक्वेशन रहा, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 3 सीटें कांग्रेस ने जीती विधानसभा में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वही नतीजे भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, मुझे उसका संशय है। कांकेर की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सीट है, लेकिन इन घटनाओं के बाद मुझे इस बात पर संशय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके जरिए चुनाव में जो है कोई सफलता हासिल कर सकती है। और मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी टैक्टिक्स रही है, माओवाद से निपटने के नाम पर वास्तव में वो अप्रत्यक्ष रूप से माओवाद को मदद करते हैं। आदिवासियों को माओवादियों के आतंक से निपटने के नाम पर वो कुछ राज्य प्रायोजित हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। और हम जो बार बार ये कहते रहे, एक हिंसा का जवाब दूसरी हिंसा से नहीं हो सकता। अगर माओइस्ट की तरफ से हिंसा हो रही है उसका जवाब स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस के जरिए उसका जवाब नहीं हो सकता। और उस दोनों के जरिए अंततः जो है इनोसेंट जो निर्दोष आदिवासी है वो दो पार्टों में पिसते हैं। और छत्तीसगढ़ की ये घटनाक्रम जो है उसी रूप में जो है मुझे लगता है ये प्रकट हो रही है कि फिर से एक बार बीजेपी जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए पूरे देश में एक गेस्चर क्रिएट करने के लिए कि देखो व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट वी हैव, हम जो है फौज का इस्तेमाल करके इनको रौंद देंगे। लेकिन हकीकत ये है छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार के दरमियान सुपर कॉप गिल को बुलाया गया था, मिजो बटालियन लाया गया था, नागा बटालियन लाया गया था, सारी फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी और कांकेर के अंदर वॉरफेयर जोन बनाया गया। उस सब के बावजूद हकीकत यह है कि माओवाद से निपटने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई, बल्कि बस्तर में सलवा जुड़ुम के नाम पर भस्का जुड़ुम चलाया गया। 700 से ज्यादा गांवों के आदिवासियों को बेघरबार किया गया, विस्थापित किया गया। और ये अभी जो एनकाउंटर का खेल हो रहा है, मुझे लगता है इस एनकाउंटर से भी उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला। मैं बस चलते चलते आधे मिनट में धर्मराज महापात्रा साहब एक चीज, एक तो मेरे एक दर्शक ने कहा है जिधर वजन उधर भजन। खैर, मैं गौरव वल्लभ जी पे भी एक छोटी टिप्पणी इसलिए चाहता हूं कि गौरव वल्लभ जी को ना राज्यसभा मिलेगा, ना एमएलसी मिलेगा, ना लोकसभा लड़ पाएंगे, ना जीत पाएंगे। मुझे क्या केवल पैसा ही एक कारण रहा होगा कि और कोई भी कारण आपको लगता है जो गौरव वल्लभ उधर गए हैं? धर्मराज महापात्रा साहब देखिए, बात ये है कि ये अभी मतलब गौरव वल्लभ का ज्यादा निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि दुखद है, लेकिन जिस आर्गुमेंट के आधार पर वो गए, अचानक जो है आप सनातनी बन गए, अचानक जो है टेम्पल के मामले में कांग्रेस के स्टैंड से जो है उनको पीड़ा पहुंच गई। अरे भाई, तो उसी समय चल देते। तो ये जो है मतलब मैं समझता हूं कि उन क्या होता है जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो है
जो सबसे कमजोर लोग होते हैं वो या चूहे निकल के बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये अचानक सनातनी का आवरण ले लेना, अरे भाई तुम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो, अचानक तुम्हारा अंदर ये जो है धर्म का उबाल पर, तुम तो खुद कम्युनिज्म के खिलाफ बात करते थे। और ये जो बात है राम लल्ला की बात, तो क्या मोदी जी के बाद जो है राम का अस्तित्व इस देश के अंदर आया क्या? अरे रामचरितमानस कब लिखी गई भाई? इस देश में जो है जय सिया राम 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 ये अभिवादन होता रहा, लेकिन आपने उसको जो है जय जय श्री राम कर दिया। राम का वो जो रूप है, राम का वो जो आदर्श है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो समाज के अंदर ये क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो है राम के अस्तित्व को बनाया। तो ये गौरव वल्लभ या इस किस्म के जो, मैं तो समझता हूं ये सही मायने में कांग्रेस पार्टी का शुद्धिकरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अशुद्धिकरण है। और ये जितनी जल्दी कांग्रेस के अंदर ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी, कांग्रेस उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि रिफाइन होगी और सही मायने में मूल्यों के आधार पर, विचार के आधार पर, आदर्श के आधार पर, या हमारे देश के अंदर हमें जिस लोकतंत्र की आवश्यकता है उस लोकतंत्र में कांग्रेस की जिस भूमिका की आवश्यकता है, कांग्रेस वो भूमिका निभाने में सक्षम होगी। इसलिए मैं समझता हूं ज्योतिरादित्य ने, गौरव वल्लभ ने, XY गुलाम नबी ने, ये जितने जो है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट, सबसे ज्यादा सुविधा भोगी, सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ उठाने वाले और जितने ज्यादा पॉलिटिकली पार्टी के प्रति बिट्रेयर रहे लोग हैं, ये जितना ज्यादा जल्दी जरूरी होगा कांग्रेस का शुद्धिकरण होगा और भारतीय जनता पार्टी का अशुद्धिकरण। और जब ये जो अशुद्धिकरण की प्रक्रिया जब भारतीय जनता पार्टी में होगी, आनंद भाई मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन ये विस्फोट होगा आप भी साक्षी होंगे, हम भी साक्षी होंगे, तो केवल झोला लेके जाने से बात नहीं होगी, झोला लेकर निकलते समय कौन सा काफिला आपके खिलाफ खड़ा होगा ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।